हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिक मेयर। आज हम फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, तीसरा हमारे पास है मेटाबॉलिज्म और चौथा हमारे पास है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हमारे पास क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से हमने ब्लड को ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास ओरल भी आते हैं, सबलिंगुअल भी आते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किए। जो इससे पहले जो लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे हमारे पास है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे पास लेट सपोज हमने ओरली एक ड्रग दे दिया और उसकी जब फर्स्ट अपेयरेंस जो है, फर्स्ट अमाउंट जो है वो ब्लड में इंटर होना स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। कि ड्रग हमारे पास साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गई। हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इसमें से हमारे पास पहला जो है मोस्ट कॉमन, वो हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारे पास कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। उसमें हमारे पास एक है पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो हमारे ड्रग्स है वो पैसिव मैकेनिज्म के साथ के थ्रू होती हैं। इसमें हमारे पास ड्रग जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जाती हैं। हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आती है ड्रग, हाई कंसंट्रेशन से जाती है लो कंसंट्रेशन में, और ये हमारे पास नॉन एनर्जी डिपेंडेंट, इसमें हमारे पास कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके लिए भी हमारे पास कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन इनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और ये भी हमारे पास अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन से जाते हैं हमारे पास लो कंसंट्रेशन में। तो ये हमारे पास दो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक्टिवली एक ड्रग को हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से, या लेट सपोज इसको हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें हमारे पास एटीपी यूज़ होती है। इसमें हम एक्टिवली एनर्जी यूज़ करके ड्रग को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो ये हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी, उसमें हमारे पास एक है एंडोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमारे पास क्या है कि हम एक बाहर से किसी मटेरियल या किसी भी मॉलिक्यूल को एनगल्फ करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और फिर उसकी पाउचिंग वेसिकल बना के सेल के अंदर छोड़ देते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक्सोसाइटोसिस में प्री प्लान हमारे पास पैक जो हमारे पास वेसिकल है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेट सपोज न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए या और कोई मटेरियल हो गए, उसको हम सेल मेम्ब्रेन से डिपॉजिट करवाते हैं। इसको हमारे पास कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास के फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, और ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्टेड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप कौन से रूट से दे रहे हैं। ओरली दे रहे हैं, सबलिंगुअल दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस ले रहे हैं। अच्छा, अब इन सब में आपके पास जब भी आप ड्रग लेते हो, कुछ ड्रग जो आप ओरली लेते हो वो आपके पास लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, इसको वो फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू पास आउट होती है, तो उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी वो हमारे पास डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा अगर हमारे पास सबलिंगुअल है तो सबलिंगुअल में हमारे पास डायरेक्टली वो ब्लड में इंटर होती हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स, लेट सपोज लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो तो वो जा सकती है, बाकी हमारे पास नहीं जा सकती। इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस ये हमारे पास सस्टेन रिलीज़ होते हैं, लेकिन सबक्यूटेनियस जो है वो काफ़ी टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है, और इंट्रामस्कुलर जो आपके पास थोड़ा सा रैपिड रिलीज एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, हमने आईवी को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। आईवी में हमारे पास एब्जॉर्प्शन फेज होता ही नहीं है। आईवी में हमारे पास एब्जॉर्प्शन फेज क्यों नहीं होता? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए आपके पास चाहिए होता है दो मेम्ब्रेन्स। आईवी में आपके पास डायरेक्टली ब्लड ड्रग जो है वो ब्लड में जाती है और उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए ये आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होती है, डायरेक्टली ब्लड में जाती है। इसके अलावा
रिमेनिंग जितने भी हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो लेस देन 100% होती है और उनमें 2 कंपार्टमेंट्स जो है उसमें ड्रग इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए आईवी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में नहीं आती क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन होती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया मैटर करता है, जितना हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्टमक में आपके पास एक तो सरफेस एरिया कम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा है। किस तरह, यहाँ पर आपके पास वेलाई एंड माइक्रो वेलाई है जिसकी वजह से आपके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके पास ब्लड फ्लो, जितना एक आर्गन को ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही आपके पास ड्रग एब्जॉर्प्शन उस आर्गन में आपके पास ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास मसल्स और दूसरा आपके पास है फैट्स, तो फैट्स की ब्लड फ्लो जब आपके पास कम है और मसल्स की ब्लड फ्लो आपके पास ज़्यादा है तो इसलिए आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मसल में जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी सोलेबिलिटी क्या है, वो आपके पास लिपिड सोलेबल हैं या आपके पास वाटर सोलेबल है। जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बना होता है लिपिड बाइलेयर से, तो जितने भी हमारे पास लिपिड सोलेबल ड्रग हो या हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स हो तो वो आपके पास डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे। जो हमारे पास वाटर सोलेबल हो या हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है तो उनके लिए या तो हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे या उनके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास पीएच और आयोनाइजेशन का है। आयोनाइजेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है वो आपके पास आयोनाइजेशन जितनी डिग्री ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ये आपके पास बैलेंस होते हैं क्योंकि ये आपके पास इक्विलिब्रियम में होते हैं। हमारे पास जितने भी ड्रग्स है अगर वो हमारे पास नॉन आयोनाइज हो मींस के नो चार्ज हो उन पर तो वो हमारे पास बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब होते हैं, और अगर हमारे पास आयोनाइज ड्रग्स हो तो वो हमारे पास ईजिली एक्सक्रीट होते हैं। इनमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू जिसको कहते हैं पीकेए हमारे पास द अमाउंट है द पीएच एट विच अ मॉलिक्यूल इज़ 50% आयोनाइज एंड 50% नॉन आयोनाइज। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए एक पीकेए वैल्यू होते हैं जिसमें हमारे पास 50% आयोनाइज होता है और 50% नॉन आयोनाइज होता है। यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड्स है, ये हमारे पास वीक एसिड्स का है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा बहुत जल्दी। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका है आयोनाइज्ड फॉर्म, और अगर हमारे पास ये आयोनाइज्ड फॉर्म है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सक्रीशन में जाएगा। इसी तरह अगर हम वीक बेसिस की बात कर ले तो अगर उनको हम देखते हैं तो ये हमारे पास उनका है आयोनाइज्ड फॉर्म और ये हमारे पास है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। ये वाला आपके पास होगा एब्जॉर्ब होगा और ये वाला आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक्सक्रीट होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जितने भी ड्रग्स है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो हमारे पास वो वीक एसिड्स होती है या वो हमारे पास वीक बेसिक्स होती हैं। तो अगर हमने वीक एसिड को बॉडी से निकालना है तो उसको हमने डालना है एसिडिक आपके पास अगर वीक एसिड को आपने बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो उसको आपने बेसिक सोल्यूशन में डालना है। लेट सपोज ये आपके पास है RCOOH, आपके पास यहाँ पर ये क्या है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 100 तक है। लेकिन अगर आपने इसी को बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया तो आपके पास इसकी रीनल क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसकी जो एब्जॉर्प्शन वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह इसके अपोजिट अगर आपने वीक बेस को बॉडी से रिमूव करना है तो आपने उसको एसिडिक मीडियम में डालना है। अगर आपने उसको बेसिक मीडियम में डाले तो उसका आपके पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाले तो वो उसकी आपके पास रीनल क्लियरेंस जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन का कंसेप्ट है। इसी के साथ हमारे पास जब भी आयोनाइजेशन होती तो आयोनाइजेशन से हमारे पास क्या होता है कि ड्रग जो है वो चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आयोनाइजेशन वो आपके पास इंक्रीज करता है रीनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है, जो भी ड्रग हम पेशेंट को देते हैं तो वो आपके पास ब्लड में एक तो फ्री फॉर्म में होता है, दूसरा आपके पास प्रोटीन्स के साथ बाउंड होता है। तो जब भी हमारे पास प्लाज्मा जो हमारा ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में गुजरेगा तो वहाँ से फिल्ट्रेशन होगी सारी की सारी ड्रग की, जो अगर आपके पास वो आयोनाइज्ड फॉर्म हो या आपके पास नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म हो, लेकिन वो ड्रग जो आपके पास फ्री हो, जो प्रोटीन्स के साथ बाउंड नहीं हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आयोनाइज भी फिल्टर है, नॉन आयोनाइज भी फिल्टर है, लेकिन यहाँ से अब अगर आप देखें तो आपका जो आयोनाइज ड्रग है, जो चार्ज ड्रग है वो आपके पास यूरिन में जाएगा और जो आपके पास नॉन आयोनाइज्ड है वो आपके पास अगेन रीअब्जॉर्प्शन है वो
आपके पास ब्लड में आएगी। सो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हमारे पास सम टाइम किसी ड्रग को अगर आपने उसको एक्सक्रीट करवाना है, लेट सपोज आपने यूरिन की एसिडिफिकेशन करना है। जब आप यूरिन की एसिडिफिकेशन करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इससे हमारे पास जो वीक बेसिस हैं उनकी रीनल क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जाता है। वीक बेसिस की हमारे पास क्या हो जाता है, रीनल क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे हम यूरिन को एसिडिफाई करते हैं, उसमें हमारे पास हैं अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा हमारे पास है विटामिन सी, तीसरा हमारे पास है कैनबेरी जूस। सो इस तरह हम यूरिन की जो एसिडिफिकेशन है उसको हम मिमिक कर सकते हैं, उसको हम चेंज करते हैं फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसी तरह हम जो हमारे पास एसिडिफिकेशन, इस तरह हम अल्कलाइजेशन भी करते हैं, और जब हम अल्कलाइजेशन करते हैं तो इसमें हम इंक्रीज रीनल क्लियरेंस करते हैं किन चीज़ की, वीक एसिड्स की। इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स है जिससे हम यूरिन को अल्कलाइज करते हैं उसमें हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा हमारे पास है एसीटोजुलामाइड। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि नॉर्मली हमारे पास यूरिन का पीएच कितना है, तो नॉर्मली हमारे पास जो यूरिन का पीएच है वो हमारे पास 5 to 8 तक है। तो अगर आपने किसी भी वीक बेस को रिमूव करना है तो उसके लिए आपने यूरिन को एसिडिफाई करना है, तो आपने 5 तक लेके आना है, 5 से बिलो नहीं लेके आना। और अगर आपने अल्कलाइजेशन करना है तो आपने 8 तक जाना है, 8 से अबव नहीं जाना। सो ये आपने पीएच जो है वो आपने याद रखना है। हमारे पास बॉडी में स्टमक का पीएच जो है 1 to 2 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑलमोस्ट 6 है, ब्लड का 7.4 है, यूरिन का हमारे पास 5 to 8 है। और हम जो अल्कलाइजेशन, एसिडिफिकेशन या अल्कलाइजेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीआई मोटिलिटी। हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी जो वो ड्रग की रेट और एक्सटेंट जो है एब्जॉर्प्शन की वो इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट हमारे पास ज़्यादातर जो ड्रग हम ओरली लेते हैं वो हमारे पास लिवर में जाते हैं, वहाँ पर उनकी मेटाबोलाइजेशन होती है और उसकी वजह से हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो वो 100% से डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग का फ्लूइड जो है वो किस तरह का है। एक हमारे पास है सॉलिड वर्सेस लिक्विड। लिक्विड जो है वो हमारे पास ज़्यादा फास्टली एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि वो आपके पास जल्दी से डिसोल्यूशन होते हैं। जैसे आपको पता है टेबलेट डिसइंटीग्रेशन आपके पास एसेंशियली फॉर ओरल एब्जॉर्प्शन। समटाइम हमारे पास अगर पुअर डिसइंटीग्रेशन हो, हमारे पास कोटिंग जो प्रॉपर तरीके से डिसरप्ट ना हुआ तो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स। हमारे पास एक उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एज है। एल्डरली पेशेंट जो उनमें हमारे पास स्लोअर ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि उनकी जो जीआई मोटिलिटी है और ब्लड फ्लो है वो अल्टर्ड होती है, इसलिए उनकी जो आपके पास ड्रग है वो स्लो एब्जॉर्ब होती है। इस तरह जो एल्डर पेशेंट उनमें डिजीज़ कंडीशन बहुत ज़्यादा, समटाइम जीआई डिजीज़ हो तो आपके पास एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह का, तो वहाँ से आपकी ड्रग जो है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी। दूसरा आपके पास फूड इंटरेक्शन। कुछ ड्रग्स जो हैं सम फूड्स जो है वो आपके पास किसी भी ड्रग को इन्हेंस या उनकी एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करते हैं, तो ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा क्लिनिकली आपने अगर किसी भी पेशेंट को ड्रग देना है तो आपने उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो याद रखेंगे वो आपके पास है थेरेप्यूटिक विंडो। थेरेप्यूटिक विंडो हमारे पास क्या है कि एक ड्रग का एक स्पेसिफिक रेंज, लेट सपोज हमारे पास 100 वैल्यूज़ है, उसमें से लेट सपोज 45 से लेकर और आपके पास 80 तक, ये आपके पास एक ऐसा रेंज है जिसमें अगर आपका ड्रग होगा तो वो पेशेंट को जो है नॉर्मल इफेक्ट होंगे, उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं आएंगी। अगर लेस देन 45 आएंगे तो आपके पास प्रॉपर इफेक्ट शो नहीं होंगे, लेकिन अगर ग्रेटर देन 80 आएंगे तो फिर यहाँ पर आपके पास टॉक्सिसिटी के लेवल बढ़ जाएंगे। तो आपने हमेशा डिफरेंट ड्रग्स के आपके पास डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंडेक्स होते हैं और इसमें से जो क्लिनिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्पेसिफिक ड्रग्स जो आपके पास लाइफ सेविंग है और उनकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स जिनका विंडो लो हो वो आपने याद रखें। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग है डिजोक्सिन, जो कि हार्ट को हम ट्रीट करते हैं उससे, लेकिन उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत लो होता है। दूसरा आपने इन ड्रग्स में एक चीज़ और याद रखना है कि इनकी ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। कुछ ड्रग्स आपके पास इस तरह होते हैं कि लेट सपोज आपने एक
डिजीऑक्सिन दे दिया और उसके साथ आपने कोई और ड्रग दे दिया, अदर ड्रग, तो वो जो अदर ड्रग है वो आपके पास डिजीऑक्सिन की जो रीनल एक्सक्रीशन है उसको इम्पेयर करता है। जब ये ड्रग आपके पास बॉडी में प्रेजेंट हो तब तक आपका डिजीऑक्सिन वो एक्सक्रीट नहीं हो और उसका लेवल बढ़ेगा, तो ये आपके पास टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। सो ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।